बजट पेश होने के बाद इस समय केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपके मंत्रालय पर आने से पहले मैं चाहूंगी कि आप अगर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया एक लाइन में इस बजट को उसकी दिशा के हिसाब से, उसकी दशा के हिसाब से बांधना चाहें तो वो क्या होगा? ये बजट युवा शक्ति से प्रेरित है, नारी शक्ति को समर्पित है, कर्तव्य की भावना से बना और विकसित भारत के लिए रोड मैप बनाता है। अगर हम रेलवे के हिसाब से देख लें तो इतना बड़ा आवंटन, इतना बड़ा बजट कभी रेलवे को रहा नहीं। आगे क्या दिशा हम इससे समझें? 2,78,000 करोड़ का जो बजट का आवंटन है, इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। जिस तरह से रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है पिछले 10 वर्षों में, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट सभी को मिल रहा है, सभी यात्रियों को मिल रहा है। नई जनरेशन की ट्रेन्स आई हैं, 160 से ज़्यादा वंदे भारत सर्विसेज चल चुकी हैं, 50 से ज़्यादा अमृत भारत सर्विसेज चल चुकी हैं, 1,300 स्टेशन का नवनिर्माण हो रहा है और बहुत बड़ा फोकस है सेफ्टी पे। पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें तो सेफ्टी में 95% इम्प्रूवमेंट आया है। कांग्रेस के टाइम में जहां 171 एक्सीडेंट साल के होते थे, आज 12 पे पहुंच चुके हैं। और भी ज़्यादा फोकस है, कंप्लीट हर एक चीज़ के रूट कॉज में जाते हैं। मेंटेनेंस पे बहुत फोकस है, ट्रैक मेंटेनेंस हो, ट्रैक्स का अपग्रेडेशन हो। हर साल रिकॉर्ड 7,000 किलोमीटर का ट्रैक का अपग्रेडेशन हो रहा है। ऊपर जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल वायर होता है उसका अपग्रेडेशन हो रहा है, कवच का इंस्टॉलेशन चल रहा है, डिजिटल स्टेशंस बन रहे हैं। बहुत सारे काम एक साथ तेजी से सब जगह चल रहे हैं और इसका बेनिफिट भी मिल रहा है। आज अगर आप देखें तो पिछले कुछ वर्षों पहले अगर हम देखते, किसी भी पावर स्टेशन में 2 दिन का कोयला है, 3 दिन का कोयला, आज सब जगह सफिशिएंट रॉ मटेरियल उपलब्ध रहता है। आज चाहे अपने छठ के टाइम में देखा, छठ दिवाली के टाइम में 12,000 स्पेशल ट्रेन चला पाए क्योंकि कैपेसिटी में इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल रेलवे के हर एस्पेक्ट पे बड़ा फोकस डाल के एकदम मेटिकुलस वे में, सिस्टमेटिक वे में, मेथोडिकल वे में हर एक एस्पेक्ट को इम्प्रूव करने का काम चल रहा है और उसका रिजल्ट भी सामने दिखाई दे रहा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे बजट में 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स जो अनाउंस किए हैं, उसका एक बहुत ही मजबूत उससे भारत की ट्रांसपोर्ट सेक्टर में चेंज आएगा। आप इमेजिन कीजिए, चेन्नई से बेंगलुरु 1 घंटे 13 मिनट में हो जाएगा ट्रैवल। बेंगलुरु से हैदराबाद 2 घंटे के अंदर, चेन्नई से हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट के अंदर। यानी चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद का ये जो ट्रायंगल है, ये इतना मेजर इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इससे आएगा हाई स्पीड रेल से। वैसे ही मुंबई से पुणे मात्र 48 मिनट्स में ट्रैवल हो जाएगा। पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट की यात्रा रहेगी मात्र। तो मुंबई, पुणे, हैदराबाद अपने आप में एक बड़ा कॉरिडोर बनेगा। नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ता हुआ ये कॉरिडोर 3 घंटे 50 मिनट में दिल्ली से वाराणसी पहुंचा देगा। फिर आगे वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी 2 घंटे 55 मिनट में। यानी पूरे नॉर्थ इंडिया में कितना एक मेजर बेनिफिट आएगा, मेजर इकोनॉमिक मल्टीप्लायर आएगा। यात्रा चाहे टूरिज्म के लिए हो, हेल्थ केयर के लिए हो, एजुकेशन के लिए हो, अपने काम पे जाने के लिए हो, बहुत बड़ा चेंज आएगा इस बजट से। सर, चूंकि आपने इन 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की बात की, उसमें एक बहुत एंटिसिपेशन था केरल को लेकर, क्योंकि उनका जो अपना स्टेट बजट था उसमें भी इस चीज का जिक्र किया गया था। तो क्या केरल का प्लान फिलहाल मुलतवी हो गया है या फिर अभी कंसिडरेशन में नहीं है, चूंकि इसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी? केरल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिससे कि उनकी कैपेसिटी बहुत बढ़ाई जा रही है। वहाँ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लैंड एक्विजिशन की कोऑपरेशन थोड़ा और मिले तो अच्छा रहे। लेकिन केरल के लिए जो बजट पहले 300 करोड़ के आसपास का होता था, वो 10 गुना बढ़ा के बहुत मैसिव काम चल रहा है। खूब सारे नए स्टेशंस बन रहे हैं। नॉर्थ में कासरगोड से लेके साउथ में त्रिवेंद्रम तक नए प्रोजेक्ट्स का डीपीआर बन रहा है अभी। कासरगोड से शोरनूर, शोरनूर से नीचे एर्नाकुलम, एर्नाकुलम से नीचे त्रिवेंद्रम तक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी हाथ में लिए हैं और चल रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहे हैं। अश्विनी जी, हमेशा जब भी चुनाव नजदीक होते हैं तो उस पर आंका जाता है। आमतौर पर तो क्रिटिसिज्म ये होता है कि बहुत लोक लुभावन है और केवल चुनावी स्टेट को टारगेट करने के लिए। इस बार ममता बनर्जी बहुत नाराज हो गई, कहा कि ये किसी के लिए है ही नहीं बजट।
वो तो स्वाभाविक है उनका नाराज होना, क्योंकि उनके समय में काम होता नहीं था। आज जब काम होता हुआ दिख रहा है, कोलकाता मेट्रो का एग्जाम्पल लीजिए, 40 साल में 25 किलोमीटर बनाया उन्होंने। ये करीब करीब 12 वर्ष होने को आएंगे जून में। 45 किलोमीटर 11 वर्षों में 45 किलोमीटर, और उसमें भी वो रोक के रखी हुई है। चिंगड़ी घाटा में डाइवर्जन रोड बना के दे दी, सब कुछ करके दे दिया, फिर भी 2 साल से परमिशन नहीं देते। हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद परमिशन नहीं देते किसी भी प्रोजेक्ट में। नंदीग्राम से तो ऑनरेबल मुख्यमंत्री जी को बहुत ज़्यादा लगाव होना चाहिए, लेकिन नंदीग्राम से देश प्राण के प्रोजेक्ट में उनका कोई सपोर्ट नहीं है। मतलब जब प्रोजेक्ट लेके आते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, तब सपोर्ट न करें। अभी 1 दर्जन से ज़्यादा नई गाड़ियाँ वेस्ट बंगाल में आरंभ हुई, तो उसके साथ जुड़ना चाहिए ना ममता दीदी को। ये शेयर बाजार को लेकर क्या हुआ सर, क्यों ऐसा रिएक्शन, क्या आप लोगों का आकलन है? शेयर बाजार पे टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। अच्छा, ओवरऑल अगर हम इस बजट में और बाकी चीजों को देखें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है इसमें, जो पर्यटन को लेकर पुश हम देख रहे हैं, जो पर्यावरण को लेकर आमतौर पर वित्त मंत्री जिन चीजों पर आज उन्होंने टच किया है, आमतौर पर कम से कम जो देश का बजट होता है उतनी चर्चा उसकी नहीं होती है। क्या हम माने कि आज के दौर की जरूरत है पर्यावरण पर उस हिसाब से फोकस, और साथ में पर्यटन के विकास के जरिए रोजगार का सृजन? आपने सही कहा, बहुत ही बहुआयामी बजट है ये। हर सेक्टर पे, हर डायमेंशन पे इस पे ध्यान दिया गया है, और कैसे भविष्य की जैसा रोड मैप, विकसित भारत का जो रोड मैप बनना है, उसके लिए क्या रिफॉर्म्स चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टमेंट चाहिए, किस सेक्टर में फोकस होना चाहिए, वो सब चीज़ों पे ध्यान देके इस बजट को बनाया गया है। साथ ही सर ऑरेंज इकोनॉमी पे फोकस, यानी जो कंटेंट क्रिएशन है, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उसकी तरफ भी एक फोकस। एआई को लेकर चर्चा इस बजट में, एआई को लेकर आवंटन, यानी बदलते समय की दिशा में हम आगे बढ़ने के प्रयास में हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। पिछले वर्ष जब वेव समिट हुआ था, तो सारी दुनिया के लिए एक नया बेंचमार्क बना कि क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए प्रधानमंत्री जी किस तरह से एक नया स्ट्रक्चर, नया प्लेटफॉर्म एक बना रहे हैं। और उसके बाद में IICT बना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट के माध्यम से क्रिएटर्स इकोनॉमी में IICT को 15,000 हाई स्कूल्स और 500 कॉलेजेस के साथ क्रिएटर लैब के माध्यम से जोड़ने का जो कार्यक्रम बजट में रखा है, इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। 20 लाख से अधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। बहुत अच्छा ये माध्यम है टैलेंट बनाने का, टैलेंट को आगे लाने का, एनिमेशन में, कॉमिक्स में, ऑडियो में, विजुअल्स में, और अपने देश के कल्चर को दुनिया भर में पहुंचाने का। आप देखेंगे इतने सारे क्रिएटर्स हैं आज जो कि अपने क्षेत्र के खाने के बारे में, अपने क्षेत्र के म्यूज़िक के बारे में सारी दुनिया तक उनकी पहुंच हो रही है, और लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ये एक जो नया माध्यम बनाया IICT के माध्यम से हाई स्कूल्स और कॉलेजेस को जोड़ने का, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। करीब इसमें 20 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और ये मॉडल बहुत वेल प्रूवन है। सेमीकंडक्टर में 315 यूनिवर्सिटीज़ में सेमीकंडक्टर लैब्स बनी है, जिससे 65,000 लोग ट्रेन हुए हैं। वैसे ही टेलीकॉम में 100 यूनिवर्सिटीज़ में 5G लैब्स बनी है। तो इस मॉडल से जो स्टूडेंट्स हैं उनको एब्सोल्युटली प्रैक्टिकल नॉलेज वहीं पे कॉलेज में बैठ के प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिलती है, और जो ग्लोबल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, उससे वो मैच करती है वो नॉलेज, तो उसका बेनिफिट इमीडिएटली मिलता है। अश्विनी वैष्णव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।